नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दिनेश के वोरा। दोस्तों, सबसे पहले तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को स्वीकार करके सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास न साधन है न संसाधन है। नीचे जीपे नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमें आपसे मदद मिलेगी। दोस्तों, बात करेंगे आज अमित शाह के बड़बोलेपन की। वो सारे कथन जिसने एक किस्म से कहा जाए तो भारत में ये घोषणा कर दी कि हमने भारत से आतंकवाद का सफाया कर दिया है। वो लगातार भविष्यवाणियां की छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है और अब छत्तीसगढ़ में कोई नक्सलवाद के आतंक की बात नहीं करेगा। साथ में ये भी कि हमने कश्मीर के अंदर भी आतंकवाद का सफाया कर दिया और आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक वीडियो निकलवाया गया मोदी 3.0 जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने भारत से आतंकवाद का सफाया कर दिया, 370 को हटाया, अब की बारी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे। लेकिन अमित शाह के बड़बोले बोल कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए घातक सिद्ध हुए। वो बड़बोले बोल जिसके द्वारा ये कहना कि हमने भारत से आतंकवाद का सफाया किया, चाहे वो नक्सलवाद हो या फिर कश्मीर के अंदर आतंक का साया हो, हमने दोनों को जवाब दिया है। पर आखिरकार जो रिजल्ट आया दुख देने वाला था। आज हम उस मुकाम पर हैं जहां ये सारा का सारा बड़बोलापन उन 26 मासूम मौतों के आगे असहाय नजर आ रहा है, हाथ जोड़कर खड़ा है। कहते हैं राजनीति में कभी भी बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए कि कब क्या हो जाए और आपकी मैयत निकल जाए। कब क्या पता कि कौन कौन सा एक्शन ले ले और आपके सारे दावों की पोल खुल जाए और आप किसी काबिल मुंह दिखाने लायक ना बचें कहीं पर। बस यही कुछ ऐसा मोदी और इस समय अमित शाह के साथ हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बहुत बड़े बड़े वीडियो निकाले गए, बड़ी बड़ी तारीफ़ें की गई कि जैसे भगवान का अवतार हो गया हो। अब भारत के अंदर कभी आतंकवाद दोबारा नहीं पनपेगा, कश्मीर के अंदर आतंकवाद नहीं आएगा, हमने सब कुछ टाइट कर दिया है। अब्दुल की चूड़ियाँ भी टाइट कर दिए हैं और हमने इसके अलावा 370 भी टाइट कर दिया है, 3 तलाक भी हमने टाइट कर दिया। वक्फ बिल के द्वारा हमने पूरा का पूरा जो बचा खुचा मामला था वो भी टाइट कर दिया है और अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं। जो बचा खुचा कुछ बच गया 2-4% वो भी हम टाइट कर देंगे और सारे के सारे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे। आखिरकार ये जो अहंकार था, ये घमंड था, ये पहलगाम के बैसरन में जाके टूट गया। आईना तो कभी ना कभी टूट ही जाता है, आईना है ना तो चटकेगा। आखिरकार ये आईना चटक गया और आज वही बेगुनाह लोग जिनकी मौत हुई है उसके सामने यही गृह मंत्री, बड़बोला गृह मंत्री हाथ जोड़कर आगे खड़ा है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं यहाँ पर। बदला लेने की बात तो ठीक है, अब सरकार तो कहेगी बदला लेना है, सीसीएस की मीटिंग भी होती है, हो सकता है अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में ले और बाकी देशों की सरकारों को भी कॉन्फिडेंस में ले। लेकिन जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व था वो तो सामने आना ही चाहिए और आना भी चाहिए। एक बार फिर से कई लोग ऐसे भी हैं इस समय सोशल मीडिया में जो प्रश्न उठा रहे हैं कि पुलवामा करवाया गया था 2019 का चुनाव जीतने के लिए और चूंकि अब मोदी सरकार बहुत बड़ी एक किस्म मुसीबत की गिरफ्त में फंसते जा रहे थे तो क्या ये भी इसी किस्म का है? हम ये मान के नहीं चलते हैं कि ये इस किस्म का अटैक था। ये पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड अटैक था, जो कि वहाँ की एलईटी हो या टीआरएफ हो उसके द्वारा स्पॉन्सर्ड था। इसके पीछे हाथ भी वो आदमी जनरल मुनीर है जो कि हिंदू और मुस्लिम को 2 राष्ट्र की बात करता है, बड़ा प्रोवोकेटिव भाषण देता है और सामने शहबाज शरीफ भी बैठे होते हैं जो प्रधानमंत्री हैं और उसकी बातों को सुनते हैं। दुख होता है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं और वो पूरा का पूरा उसको अवसर देते हैं कि वो जितना जहर उगल सकता है और जितना प्रोवोक कर सकता है उतना वो कर ले।
एक बात और मानने की थी कि जनरल मुनीर का ये जो कथन था कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग कौम है, कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी सोच अलग है, विचार अलग है, जन्म अलग है, सब कुछ अलग है, और फिर अगर सब कुछ मुसलमान एक ही थे तो उसके फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े क्यों हो गए 1971 में, कैसे बांग्लादेश बन गया, वो भी तो मुस्लिम राष्ट्र था। तो टू नेशन की थ्योरी तो पहले ही ध्वस्त होकर दफन हो चुकी थी। पर हम आज बात कर रहे हैं जो हमारी सरकार ने एक किस्म से कहा जाए जो हथियार डाले हैं। अब ठीक है, इस मामले में तो मैं ये मान सकता हूं कि जवाब तो दिया जाएगा और जवाब बड़ा होगा, ये भी मान सकता हूं, लेकिन वो जवाब भारत की आर्मी ने देना है। और भारत की आर्मी के ऊपर कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है कि भारत की आर्मी एक बहुत सशक्त और एक किस्म से बहुत ईमानदार आर्मी रही है। इस बैसरन के पहलगाम के हमले के अंदर आईबी का भी ऑफिसर के शहीद हुए हैं, एक नेवी का ऑफिसर भी शहीद हुआ है और एयरफोर्स के भी ऑफिसर शहीद हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्म फोर्सेस के लोगों की भी शहीदी हुई है, शहादत हुई है। यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी निकल के आए हैं जहाँ पर कुछ जो कश्मीरी जो यूथ थे वो भी आतंकवादियों से लड़े हैं, और उसमें से एक कश्मीरी लड़का है, उसकी भी मौत हुई है वहाँ पर। तो हिंदू भी मरे हैं वहाँ पर अधिकतर, एक मुसलमान की भी मौत हुई है उनके हाथों में। लेकिन भारत की जो आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको जवाब तो देना होगा। लेकिन इसका फैसला जो है, फैसला तो पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है कि आपको किस टाइप का अटैक करना है। ये अटैक किस किस्म का होगा, ये कोवर्ट अटैक होगा, ओवर्ट अटैक होगा, गुरिल्ला अटैक होगा, इजराइल टाइप का अटैक होगा, पूरी की पूरी जंग होगी, लिमिटेड जंग होगी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमें नहीं पता कि सीसीएस की मीटिंग के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं ये सोच के चलता हूँ कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी विपक्ष को विश्वास में लेके लेगी, विपक्ष के बड़े नेताओं को बुलाएगी, उनको बताएगी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है, और फिर उसी के अनुसार आगे का एक्शन होगा। पर कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना अब शुरू हो गया है कि मोदी और शाह जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा करते थे और कहा करते थे कि हमने आतंकवाद का सफाया कर दिया है, अब भारत में आतंक कभी नहीं पनपेगा, ये आतंकवाद की एक किस्म से एक बड़ी वापसी है भारत के अंदर, बहुत बड़ी वापसी है। और इसने हमारे वो सारे के सारे, खास तौर से जिसे क्या कहते हैं कि जो बदगुमानियाँ शाह के और मोदी के दिमाग में भरी थी कि अब हम सुरक्षित हैं और हमें अब किसी डर नहीं है, तो अब वो सारे के सारे भरम टूट गए, वो शीशे चटक गए हैं जो उनके माइंड में थे। मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमान की भी बातें भी की जा रही हैं अब इस पूरे के पूरे पहलगाम अटैक को लेके, और इसमें कई कुछ लोगों के ऐसे जो बड़े लोग हैं उनके वाकयात निकल के आ रहे हैं जो शायद उनको इस समय नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जो वक्त की नज़ाकत होती है उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। ये इस समय जो वक्त निकल कर आया है वो वक्त जवाब देने का है, ताकि अल्टीमेटली भारत के लोगों को विश्वास भी लिया जा सके कि हाँ, हमारी सरकार उनको सुरक्षित क्या कहते हैं कि रख सकती है। और एक बात मेरी भी समझ में नहीं आई, कश्मीर मैंने भी देखा हुआ है, मुझे मालूम है ऊपर बैसरन का इलाका जिसे कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, कभी कभी उसे देख के हिमाचल प्रदेश के अंदर खजियार की भी याद आती। खजियार भी चारों तरफ से बड़े बड़े वृक्षों से घिरा हुआ एक बड़ा मैदान है, और उसे भी अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। और ये बैसरन जो है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, ये भी अंग्रेज़ों ने डेवलप किया था। फ़र्क इतना है कि खजियार तक जाने की पक्की रोड बनी हुई है, लोग आराम से जा सकते हैं, उसके आगे भी सड़क जाती है। लेकिन बैसरन यानी कि मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम में ऊपर जाने की कोई सड़क नहीं, आपको जंगल के अंदर से घोड़ों पे बैठ के या फिर पैदल पथ में जाना पड़ता है। तो सड़क वहाँ पर कभी आ नहीं पाई, इसलिए नहीं आ पाई कि शायद घोड़े वाले वहाँ पर आपत्ति करते थे कि अगर सड़क आ गई तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। उनकी बात भी सही है, लेकिन अब ये जो बैसरन के अंदर कत्लेआम हुआ है, अब शायद ये भारत सरकार, क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट तो बहुत बड़ा है पहलगाम का, और ऊपर बैसरन भी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो वहाँ की एक सड़क का निर्माण तो होगा ही होगा। सरकार ये निर्णय लेगी, क्योंकि इन जंगलों के अंदर अगर आपको कुछ ना कुछ सुरक्षा चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर जवानों को भी 1-1.5 घंटा लग जाए, तो फिर ये मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजिक दृष्टि से एक बहुत हानिकारक है। तो कोई भी विरोध वहाँ पे हो, लेकिन सड़क का बनाया जाना इस टाइम इमरजेंसी के अंदर बहुत ज़रूरी है, और पक्की सड़क का बनाया जाना ज़रूरी है। जितनी जल्दी सड़क बनेगी और टूरिस्ट भी ऊपर जाएंगे, वापस आएंगे, सुरक्षा का एहसास भी होगा, और इस बात का भी एहसास होगा कि
जो वहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि कश्मीर के जितने भी बिजनेसमैन हैं या वहाँ पे जो शिकारे वाले हैं, शिकारे के अलावा उसके अलावा जो होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, आज उनका भी पूरा का पूरा धंधा क्या कहते हैं कि एक दिन के अंदर चौपट हो गया है। लोगों की टिकटें कैंसिल हो रही हैं, लोग अपने घरों को कश्मीर से वापस लौट रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे 90 की वापसी है। और आतंकवादियों का ये भी कहा जाना उसके अंदर कि तुम्हें मार रहा हूँ, और उसकी पत्नी को कहते हैं कि जा मोदी को बता देना कि मैंने इसको मारा है। बहुत बहुत एक तरह से आहत करने वाली बातें हैं। और ये कहना कि मोदी को जाके बता देना, और एक नवविवाहिता दुल्हन जनरल एक लेफ्टिनेंट नारवाल की जो वाइफ बैठी है, शायद ये तस्वीर 2025 की एक अनोखी तस्वीर बन जाए, जहां पर एक लेडी जिसकी शादी कुछ ही दिन पहले हुई अपने मृत पति के साथ बैठी है, जिसके सिर में गोली मार दी गई क्योंकि वो हिंदू था और उसका मज़हब पूछकर उसको गोली मारी गई। वो लड़की जो साथ बैठी है उसकी पत्नी अब विधवा हो चुकी है, लेकिन हतप्रभ है। अब उसको अमित शाह क्या जवाब देंगे, उसको नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे? क्या किसी भी किस्म का एक्शन उसके विधवापन को हटा देगा? क्या किसी भी किस्म का एक्शन उन मासूम लोगों की जानें वापस लेके आएगा जिन्होंने वहाँ बैसरन के अंदर पहलगाम में अपनी जानें गंवाई हैं? ये बातें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये साजिश तो है इसके पीछे, इसमें कोई शक नहीं है। इस साजिश में बहुत सारे लोग शामिल हैं। अब वहाँ पर अगर सैकड़ों हज़ारों यात्री बैसरन में जाते हैं तो वहाँ पर आर्म फोर्सेस क्यों नहीं थी, यह शाह से सवाल पूछा जाएगा। हमने जो भी रिपोर्ट्स देखी आज तक, जो भी सिनेरियो हमारे सामने आते रहे, तो हमने कश्मीर में चप्पे चप्पे के ऊपर आर्मी को देखा है, चप्पे चप्पे पे। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, श्रीनगर हो, एयरपोर्ट का एरिया है या बाकी कोई महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस हों, हर जगह आर्मी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन बैसरन के अंदर जहाँ की ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पर आर्मी क्यों नहीं थी? आर्मी के कुछ भी जवान नहीं थे वहाँ पर, उसको एकदम से खुला ऐसे कैसे छोड़ दिया गया? क्या ये समझा गया कि यहाँ पर कभी अटैक नहीं हो सकता? तो क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? अब तो प्रश्न उठेंगे ना। इंटेलिजेंस का फेलियर तो बहुत बड़ा हुआ है यहाँ पर, ये तो मैं भी मानूंगा। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंटेलिजेंस को इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि कुछ हो सकता है, लेकिन आप स्पॉट ही नहीं कर पाए कहाँ हो सकता है। उनके लोग आते हैं पहले हफ्ते में, अप्रैल में रैकी करके जाते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को नहीं पता लगता। वो आते हैं कत्लेआम करके जंगलों में चले जाते हैं, आपको नहीं पता लगता क्योंकि आपकी वहाँ जाने की सड़क नहीं है। तो जिम्मेदार कौन लेगा इसका? अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या मोदी और शाह इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या अपना बड़बोलापन कि हमने आतंकवाद को ख़त्म किया, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के अंदर इस नरसंहार की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अल्टीमेटली किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं लेता है, देश का गृह मंत्री अमित शाह बड़बोलेपन के अंदर आके जिम्मेदारी नहीं लेता है, आप फिर जिम्मेदारी लेगा कौन है? कौन इसका जिम्मेदार है? सिर्फ ये कह देना कि पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है, वो आए हैं, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। या तो अगर आपको लगता है कि जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी की भी कुछ ट्वीट है, अमित शाह को तो सैक कर देना चाहिए, वो कहते हैं कि निकाल देना चाहिए, बिल्कुल वो इस काबिल नहीं है कि वो दरअसल यहाँ पर रह सके, इस सरकार के पार्ट बन सके, कि जितना बड़बोलापन उन्होंने दिखाया था वो हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। तो शर्म आती है उसके ऊपर सारा का सारा है जो भी हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी हैं। हाँ, एक बात और भी है, अगर इंडिया अटैक करता है तो हम ये तो कह चुके हैं कि ये फिर जंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, एक सस्टेनेबल जंग चलेगी, इसमें सबका नुकसान तो होगा, लेकिन जंग तो होगी। अगर जवाब देना है तो जंग भी होगी, किसी न किसी रूप में तो होगी ना। अब सिर्फ नफ़ा नुकसान सोच के अगर आप बदला नहीं लेते हैं तो फिर तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी, फिर तो वो बिल्कुल ही गलत होगा। अब देखते क्या होता है, लेकिन मैं समझ के चलता हूं कि सरकार में किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई तो सामने आएगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। मासूम नागरिकों की जो मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वन? ये मेरा भी प्रश्न है कि अल्टीमेटली कौन है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है,
कश्मीर के अंदर भी जो सारे मुसलमान हैं घाटी के अंदर, वो भी हिंदुओं के साथ मिलकर कैंडल लाइट में हैं, वो भी अफसोस कर रहे हैं और उनको भी इन 26 लोगों के मारे जाने का बेहद अफसोस है। इसके बाद अमरनाथ यात्रा भी आएगी, वो भी पहलगाम से गुजरेगी, वहाँ भी सर्विस देने वाले सारे मुसलमान होंगे, क्योंकि पूरी की पूरी घाटी के अंदर ऑलमोस्ट 99% मुसलमान हैं। तो आप उनको अलग तो नहीं कर सकते हैं, तो हमारे भाई बहन ना। लेकिन अब चंद लोगों की खातिर जो पाकिस्तान के बॉर्डर के उस ओर से आए हैं, या चंद लोग जो हमारे यहाँ करते उनके साथ मिलकर इस कत्लेआम का हिस्सा बन गए हैं, तो उसके लिए आप सारी कौम को तो निशाना नहीं बना सकते ना अल्टीमेटली। लेकिन हाँ, बड़बोलापन जो अमित शाह का है, या एक किस्म से कहा जाए तो अजीत डोवाल का और साथ में नरेंद्र मोदी का, ये बड़बोलापन आज हिंदुस्तान को खा गया। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, ये मेरे माइंड में सवाल है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। पुलवामा में 40 की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, सब स्कॉट फ्री होकर निकल गए। अब इन 26 की भी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है, सब स्कॉट फ्री होकर निकल गए। और मुझे नड्डा का वो वाक्य याद आता है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो जाए लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, यानी कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। लोग मरते हो तो मरे, मासूमों का कत्ल होता हो तो हो, हम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और जिम्मेदारी लेके हम यहाँ पर किसी भी हालत में देखा जाए तो रिजाइन भी नहीं करेंगे और गद्दी से चिपके रहेंगे। Shame on the government, shame on so-called Mr. Amit Shah that still he is sticking to this one and not accepting his failure कि उसके बड़बोलेपन ने हिंदुस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फीडबैक दीजिएगा, प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।